नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चौथा चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और ये चौथा चैप्टर है राजनीतिक दल। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। आइए जो है हम इस पर बहुत कम समय में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो है वह विकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, देखिए कि देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण चुनाव आयोग में कराना पड़ता है। कहाँ पर कराना पड़ता है? चुनाव आयोग में। याद रख लीजिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, है ना। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसमें कई प्रकार की पार्टियां होती हैं और वो अलग अलग स्तर पर होती हैं। जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो कुल कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये 6 राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं। जैसे पहली है भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं इसको बीजेपी भी कहते हैं। दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरी पार्टी है मेरे प्यारे बच्चों आम आदमी पार्टी, आप जानते होंगे आम आदमी पार्टी, है ना, जिसके जो है इस समय अध्यक्ष कौन है बताइए आप लोग? अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। प्यारे बच्चों, अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बसपा कहते हैं। मायावती क्या है? इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या जिसको हम क्या कहते हैं? भाकपा। और ये कौन सी पार्टी? मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी जो है 5वीं पार्टी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी प्यारे बच्चों, ये क्या है? 6ठी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे 6 पार्टियां जो है क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? तो विरोधी दल को क्या कहते हैं? संसद में प्रतिपक्ष जो है प्रतिपक्ष। ठीक है, प्रतिपक्ष मतलब पक्ष का विपरीत, विरोधी दल। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ध्यान रखिएगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी प्यारे बच्चों सपा यानी समाजवादी पार्टी आपकी जो है राजनीतिक यानी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मैंने अभी बताया जो 6 पार्टियां थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये सब क्या है? राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। परंतु समाजवादी पार्टी जो है वो क्या है? आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? तो जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे। दूसरा, जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा। तीसरा, जब जन साधारण जागरूक होगा। घ उपर्युक्त सभी। तो इसमें सारे जो है विकल्प क्या है प्यारे बच्चों? सही हैं, कथन सत्य है, इसलिए आपका घ ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें कौन बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के फाउंडर हैं, संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? तो माननीय कांसीराम जो है, कांसीराम क्या है? बसपा की जो है संस्थापक हैं। इस समय उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है कौन है? श्री बहन कुमारी मायावती। तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी क्या हैं? बसपा की जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अध्यक्षा हैं प्यारे बच्चों, महिला हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्रांतिकारी लोकतंत्र जो है बीजेपी का क्या है? मुख्य प्रेरक सिद्धांत है क्रांतिकारी लोकतंत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो है हम प्रश्न करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं ठहर सकता?
क्या लिखा है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं ठहर सकता, कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो 3 कारण कौन कौन से हैं? देखिए, विशाल देशों में 1 या 2 व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक विचारधारा के समूह राजनीतिक दल ही शासन का संचालन कर सकते हैं। जैसे अगर छोटा सा राज्य रहता है, देश रहता है, तो वहाँ पर 1 या 2 ही व्यक्ति जो है शासन कर सकते हैं और देश को चला सकते हैं, परंतु भारत जैसा विशाल देश में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या जरूरत होती है? राजनीतिक दलों की। और प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकार की गलत नीतियों को कुछ लोगों द्वारा विरोध का कारगर असर नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल की सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। तीसरा, राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। लेकिन अगर विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से जीतकर सरकार का गठन करते हैं, यदि उनमें कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके द्वारा गठित सरकार क्षणिक ही होगी। ठीक है, तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं ठहर सकता? तो इसका 3 कारण यही थे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। तो आप अपने क्षेत्रीय दल कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी, उसको हम क्या कहते हैं? सपा कहते हैं। और इसी प्रकार आप आरएलडी ले सकते हैं, यानी राष्ट्रीय लोक दल। अपना दल भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पार्टियां तो बहुत हैं। तो समाजवादी पार्टी यानी यह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 1992 में अपने गठन के बाद से सपा लगभग 1 दशक तक सत्ता में रही, यानी 10 वर्षों तक लगभग। इसने केंद्र में भी सत्ता में साझेदारी की है। इस पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद मुलायम का प्रभाव काफी बढ़ा। इससे पहचान की राजनीति को भी खासकर उत्तर भारत में काफी बढ़ावा मिला था। मुलायम 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस पद पर पूरे 1 साल और 201 दिन तक रहे। 1991 के आम चुनाव में जनता दल की हार के बाद उन्हें यह कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सपा की स्थापना की और 2 बार मुख्यमंत्री बने। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत मिला और अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो था प्यारे बच्चों पहला क्षेत्रीय दल सपा, और दूसरा क्षेत्रीय दल है आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल। तो यह भी उत्तर प्रदेश का एक अन्य प्रमुख दल है। इसकी स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने सन 1996 में की थी। राज्य के जाट बहुल जिलों में इसका प्रभाव है। अजीत सिंह को राजनीति की विरासत अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिली, है ना। तो अभी आपने देखा होगा श्री चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी जो है मिलेगा। तो मगर वे सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों सहित विभिन्न पार्टियों से गठबंधन करते रहे हैं ताकि सत्ता में प्रासंगिक बने रहें। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी हैं। और हालांकि निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में इस पार्टी का राज्य स्तर की पार्टी यानी क्षेत्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय और प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय दल हमने बताया था 6 हैं, है ना। तो राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 हैं। और अब देखिए राष्ट्रीय और प्रांतीय दल में अंतर क्या होता है वो देख लें। तो जो दल पूरे देश में फैले होते हैं और जिन दलों को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उन्हें राष्ट्रीय दल कहते हैं। तो आपने देखा कि पूरे देश में यानी कि क्या कह रहा है, देखो जो दल पूरे देश में फैले होते हैं और जिन दलों को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में
पड़े कुल वोटों का 6% यानी 6% जो है 4 राज्यों में अगर वोट मिल जाता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट जो है मिल जाती है तो उनको हम जो है नेशनल जो है पार्टी कह देते हैं, यानी राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देते हैं। दूसरा प्रांतीय दल क्या होता है कि जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है तो कम से कम 2 सीटों पर जीत भी दर्ज करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रांतीय दल। तो ये प्यारे बच्चों पूरे देश के लिए है और ये क्या है, पूरे राज्य के लिए है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला जो है प्रश्न है प्यारे बच्चों, शासक दल और विरोधी दल में अंतर क्या है। तो शासक दल और विरोधी दल समझने से पहले इस बात को समझ लेंगे क्या है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले देशों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता उनमें से कुछ का चुनाव करती है। ऐसे में राजनीतिक दल 2 रूपों में काम करते हैं, शासक दल और विरोधी दल। तो शासक दल क्या होते हैं, जो दल चुनाव जीत जाता है वो सरकार बनाता है और सत्ता में आकर देश का शासन चलाता है। इसके लिए पार्टी नेता चुनती है और उनको प्रशिक्षित यानी ट्रेंड करती है और उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे शासन चला सके। दूसरा क्या होता है, अपोजिशन यानी विरोधी दल। तो जो राजनीतिक दल चुनाव में हार जाते हैं वे सरकार तो नहीं बनाते किंतु संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विरोधी दल के रूप में काम करते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। इस प्रकार विरोधी दल शासक दल को निरंकुश होने से रोकता है। तो प्यारे बच्चों, विपक्षी जो दल होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर विरोधी दल नहीं रहेंगे, विरोध करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो सरकार जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, अपनी मनमानी करती है। इसलिए विपक्षी दल को मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है, जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज में होता है वहां पर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दूसरा, दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से में संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या जिनको बोलते हैं समर्थक। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में आइए हम जरा एक दृष्टि डालते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ये प्रश्न है, दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकार, तो दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन कौन सी होती हैं, पहले इसको देखें कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अलग अलग देशों में इन राजनीतिक दलों की अलग अलग संख्या पाई जाती है। इस आधार पर 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, एक दलीय व्यवस्था। तो जिन देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है उन देशों में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसीलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए कम से कम 2 दलों का होना जरूरी है। दूसरा क्या है, द्विदलीय व्यवस्था। तो कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही 2 दलीय व्यवस्था है। तीसरा क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, जैसे भारत में। तो जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक जो है अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत तालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है।
और पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। तो प्यारे बच्चों, एक जो है हम और प्रश्न की चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए जरा क्या है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, या फिर राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। प्यारे बच्चों, समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। जैसे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी भूमिका है। नंबर 1, चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। तो दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है, पर सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है। तीसरा है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। तो राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। चौथा है सरकार बनाना। तो दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है और महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा अनुसार शासन चला सकें। पांचवा है विरोधी दल के रूप में काम करना। तो चुनाव हारने वाले दल शासक के दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। छठा है जनमत निर्माण करना। तो राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। सातवां है प्यारे बच्चों, कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। तो दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और उसके बाद एक आखिरी प्रश्न मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का जिक्र करना चाहूँगा, और ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जैसे पहला है चुनौती मेरे प्यारे बच्चों कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके अतिरिक्त इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है, इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरा है वंशवाद की चुनौती।
तो दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को और आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। आप देखते ही होंगे, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूंगा और आप कई दलों के नाम देख सकते हैं कि उनमें पिता, फिर उनका पुत्र, फिर उनके मतलब कि हर कोई कह सकते हैं कि बहू से लेकर के बेटी तक सबका कब्जा जो है एक ही परिवार के लोगों का विभिन्न मुख्य मुख्य पदों पर रहता है। तो ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला है धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। तो सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वो हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफी पैसा हो या पैसे जुटा सकें। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन भी करती हैं या उनकी मदद लेती हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अंतिम विकल्प है कि विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर होना है। कुछ वर्षों से दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इस चैप्टर का, यानी ये लोकतंत्र के जो परिणाम थे, जो चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया था। छोटा सा चैप्टर था और इस चैप्टर को मैंने जो है कंप्लीट किया राजनीतिक दल को। तो चौथा चैप्टर राजनीतिक दल जो था, यानी राजनीतिक दल या फिर हम कह सकते हैं, हाँ, राजनीतिक दल चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों। लोकतंत्र के जो परिणाम है वो आगे आएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। और ठीक है, जहाँ पर कोई समस्या होगी आप उस पर जो है हमसे वार्तालाप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पिछले जो है वीडियोज में कई बच्चों ने कमेंट किया था, जैसे शुभम कुमार गौतम ने कमेंट किया था और बड़ा अच्छा लगा। शुभम कुमार के लगातार कमेंट आ रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं और आप सब भी जितने बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मैं जो है वीडियो बना कर उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करते रहें, अच्छे कमेंट करते रहें और क्या सुझाव है उसको भी आप हमको बताते रहें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।